अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूनिट नंबर 1 का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। बाकी के जो लेक्चर है वो हमने पहले 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर ली है। इस लेक्चर को अच्छा और बेहतर समझने के लिए पहले आप लोग वो 2 वीडियोस देखा है अच्छे से, उसके बाद आप ये यहाँ से इस टॉपिक से इस यूनिट को स्टार्ट करें। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर हम लोग अपना ये चैप्टर कवर कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये डेफिनेशन है हमारे पास कि केमिकल फार्मूला क्या बताता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम मौजूद हैं। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है, जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाते हैं हमारे पास, वो बनाते हैं एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल। एक एलिमेंट था फॉर सपोज हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन था एक सिंपल, इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट या फिर एटम। अब ये क्या था, एलिमेंट था, एटम था। इसने क्या किया, जब दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो गया हमारे पास, कंबाइन, ये दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल। अब ये जो केमिकल फार्मूला है वो बताएगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब फॉर सपोज हम लोगों ने बहुत जगह पर देखा होता है H2 लिखा है, O2 लिखा हुआ है। ये जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है ना कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इन जो नंबर्स होते हैं ना, इनको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल फार्मूले का। यानी एक मॉलिक्यूल, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। इसके अंदर हर एलिमेंट का कितने एटम मौजूद है, जैसे कि ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है। हाइड्रोजन कितना मौजूद है, ऑक्सीजन कितना मौजूद है, ये जो नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूले को। अब ये केमिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कंसिस्ट करता है सिंबल्स के ऊपर, ऑफ द एलिमेंट दैट मेक अप द मॉलिक्यूल ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय नंबर। कैसे, यहाँ हमने एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ली है कि यहाँ पे क्या था, ये हाइड्रोजन है, ये इसका सैम्बल है, क्या है, ये एलिमेंट है, साथ में ऑक्सीजन था, ये भी इसका क्या है, सैम्बल है। अब ये दोनों किस क्वांटिटी में मौजूद हैं, ये कौन बताएगा, नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन भी 2 मौजूद हैं और ऑक्सीजन भी 2 मौजूद है। अब ये सैम्बल रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को और नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एटम्स को। तो इनको हम स्पेशली क्या कहते हैं, हम केमिकल फार्मूलाज। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना है, 2। अब ये कैसे 2 हैं हमारे पास, एक ऑक्सीजन था प्लस में दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल। अब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है, तो दोनों को 2 बार नहीं लिखेंगे, तो हमने एक साथ में उसका नंबर अटैच कर दिया। यानी O क्या है, एलिमेंट है, और 2 क्या है, उसका नंबर है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल हैं। Br रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को, और जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर जो एलिमेंट है। तो Br और 2 ये हमारे पास क्या हुआ, इसका केमिकल फार्मूला हो गया। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2, N रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, 2 रिप्रेजेंट करेगा कि कितने उसके अंदर एटम मौजूद हैं। इफ़ द फार्मूला कंटेन ओनली 1 एटम पर्टिकुलर टाइप देयर इज़ नो नीड टू पुट 1। अगर ऑक्सीजन हमारे पास यूँ लिखा हुआ है, एक अकेला है, तो इसके साथ कभी भी हम 1 नहीं लिखेंगे। अगर वो 1 है तो उसको सिर्फ ऑक्सीजन का O डालेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हमने पीछे पढ़ा, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बनते हैं। तो अब वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या बता रहा है, जब एक या एक से ज़्यादा केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कोई थर्ड एलिमेंट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे लिखा है अ केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन 1 और मोर केमिकल रिएक्ट टू बिकम डिफरेंट केमिकल। जब 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल्स आपस में मिलाए जाते हैं और क्या बनता है, हमारे पास एक तीसरी चीज़ बनती है। इसकी सिंपल एग्जाम्पल क्या है, चाय। हम लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं, चाय की पत्ती लेते हैं और शुगर लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और हम नीचे से क्या करते हैं, जो हमारे पास चूल्हा है उसको ऑन कर देते हैं। उससे क्या मिलती है, उसको हीट मिलती है। हीट क्या है, एनर्जी है, हम उसको एनर्जी देते हैं।
जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, दूध बॉईल होता है, शुगर मेल्ट हो जाती है उसके अंदर, और चीनी क्या होती है उसके अंदर कंबाइन हो जाती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास चाय तैयार हो जाती है। तो ये क्या हुआ, 3 चीज़ों को हमने आपस में कंबाइन किया, जब उसको हीट दी तो वो क्या बना, कोई तीसरी चीज़ बन गई जिसको हम चाय का नाम दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, स्पेशली इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज़ होती है रिएक्टेंट साइड जो, और दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड वो थी जैसे हमने दूध लिया, पत्ती ली, शुगर लिया, ये तीनों चीज़ें हमारे पास रिएक्टेंट होगी। लेकिन बाद में जो हमारी चाय बनी है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब ये क्या बता रहा है कि इक्वेशन जब भी होगी, जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास स्पेशली 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1 पे क्या आएगा हमारे पास, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड क्या होगी, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, और उसके बाद जो चीज़ बन रही है वो हमारे पास प्रोडक्ट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर बनाने जा रहे हैं, हमने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया। अब हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइड है प्रोडक्ट साइड, ये साइड क्या है, रिएक्टेंट, जो कि कंबाइन हो रहे हैं, इस साइड को हम रिएक्टेंट साइड कहेंगे। और जो आगे हमें चीज़ मिल रही है इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट साइड। और हमें एक चीज़ और नज़र में रखनी होती है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, यानी रिएक्टेंट साइड पे जितनी चीज़ थी उतनी ही प्रोडक्ट साइड पे मिलनी चाहिए। कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए। अब देखो इसके साथ 2 लगा है, 2 कोफिशिएंट हमें क्या बता रहा है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले 2 के साथ, ये 2 था मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा, हमें पता है 4 का टेबल, 2 2 जा 4। अब क्या होता है, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 एटम यहाँ पे मौजूद है। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें, दैट मीन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। टोटल हमारे पास इसका नेट वॉल्यूम कितना निकला, 6 निकला है। अब हमें चाहिए कि हम लोग जो प्रोडक्ट साइड देखने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट साइड भी सेम हो, क्या हो, यहाँ पे हमारे पास 6। अब हम क्लीन करके लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे, 2 2 जा 4, ठीक है, और प्लस में ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास, 2, तो इसका इक्वल कितना हुआ, 6। यानी हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। जहाँ पर कुछ नहीं होता हमें पता है वहाँ पर 1 होता है, दैट मीन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। अब देखते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 आ गया, प्लस जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1, तो 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, हमारे पास इसका आंसर क्या है, 6। दैट मीन ये दोनों हमारे पास क्या चीज़ हैं, बैलेंस के अंदर हैं इक्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कंबशन, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट और कंबशन। अब इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब 2 चीज़ें कोई चीज़ टूटेगी, टूटकर फिर आगे रिएक्शन करेगी। कम्बिनेशन का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कंबाइन हो रही होंगी। सिंगल रिप्लेसमेंट, सिंगल रिप्लेसमेंट के अंदर मतलब अगर रिएक्टेंट साइड पे 3 एलिमेंट मौजूद हैं तो उनमें से सिर्फ कोई एक ही अपनी जगह चेंज करेगा, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। डबल रिप्लेसमेंट के अंदर यानी 2 लोग अपनी जगह चेंज कर लेंगे। कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब होता है आग लगाना, ऐसा रिएक्शन जो आग की मौजूदगी में हो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है आगे इनकी टाइप्स। अब इनको फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये होता क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें पता है क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होता है और 2 या 2 से ज़ायद सब्सटेंस के अंदर टूट जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ए एंड बी। अब यहाँ पे देखें कि ए बी, यहाँ पे प्लस का साइन इधर आना था, ये थोड़ी गड़बड़ है इसके अंदर। ये कैसे इक्वेशन लिखी गई है यहाँ पे हम आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे था कि ए है और हमारे पास बी था, ए बी एलिमेंट्स थे। अब इनको हमने रिएक्शन करवाया यानी तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए प्लस बी। पहले ये ए बी एक चीज़ थी, अब ये ए और बी 2 एलिमेंट्स मिल गए, यानी ए और बी दोनों को तोड़ा हमने, तोड़कर ए को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया। यहाँ पे क्या है, मोस्टली कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस और डिकम्पोज। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स लिए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है सिंपल एलिमेंट्स के अंदर।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है CaCO3। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, हम किसी का क्या कह रहे हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम यहाँ पर मेंशन है। अब कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, लाइम। जब भी हमें लाइम तैयार करना है तो क्या किया जाता है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। ये हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास ये आता है। इसको क्या किया जाता है, हीट दी जाती है। जब भी हम इसको हीट देंगे तो इसके अंदर से कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर रिलीज हो जाएगी। अब ये रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसको हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे। जैसे चाय बनाने के लिए हमें आग देनी पड़ती है ना, तभी दूध बॉईल होता है, चाय बॉईल होना स्टार्ट होती है। इसी तरह जब हम इसको हीट देंगे, जब हीट देंगे ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तब ये डिकम्पोज होगा आगे फर्दर। उसके बाद कम्बिनेशन रिएक्शन। अब कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं और कोई तीसरी चीज़ बना रही है। जैसे कि A+B, ये एरो इसके दरमियान में आएगा, यहाँ पर इस जगह के अंदर यहाँ पे एरो ये मौजूद होगा, ये वाली ये चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट की है, ये भी मिस्टेक है इसके अंदर। तो क्या है हमारे पास, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर दो चीज़ें कंबाइन हो और कोई तीसरी चीज़ बने। अब नीचे एक लाइन मेंशन है कि डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी कंसीडर्ड टू बी रिवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। यानी अगर हम A और B को कंबाइन करके AB बना रहे थे तो क्या था, अगर हम A और B को तोड़ेंगे तो दोबारा A+B मिल जाएगा। यानी हमने जो लास्ट रिएक्शन पढ़ा था, लास्ट रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन के अंदर AB था, उसको हमने तोड़ा, हीट दी और A+B बनाया। अगर हम इस कम्बिनेशन रिएक्शन को देखें तो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो चीज़ है इक्वेशन ये उल्टी है। यानी यहाँ पे क्या है, A+B है और मिल क्या रहा है हमें, AB। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन वही हमने जैसे कि कैल्शियम वहाँ पे कार्बोनेट लिया था, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। अब कैल्शियम सल्फेट को क्या कर रहे हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड और जिसको हम लाइम भी कहते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड, इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट। अब अगर इसको ही हम रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कैसे करेंगे हम लोग, फॉर सपोज़ यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है, डिकम्पोजिशन में क्या था, यहाँ पे हमने SaCO3 ये लिया, इसको हम हीट देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में हमारे पास ये वाली मिल जाएगी SO2 मिल जाएगा हमें। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारे पास, ये वाला पूरा हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये वाला हमारे पास है कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इन दोनों चीज़ों को हमने कंबाइन किया तो हमें थर्ड मिल गया। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन को एक दूसरे का रिवर्स भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा MCQs पॉइंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिवर्स ऑफ ईच अदर, कि इनमें से कौन सा एक है। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बन सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ा है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल क्या है, कोई भी एक चीज़ अपनी जगह छोड़ेगी, ज़्यादा नहीं छोड़ेगी। फॉर सपोज़ एक रो है हमारे पास, क्लास के अंदर हम लोग बैठते हैं तो रोज़ बनी हुई होती हैं, एक रो है। सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होगा, उस रो में से सिर्फ एक ही बंदे को उठा के हम उसकी जगह चेंज कर दें तो क्या रिप्लेसमेंट होगी, सिंगल रिप्लेसमेंट होगी। यानी सिर्फ एक बंदे को उठाया हमने। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट अपनी जगह रिप्लेस करे। कैसे रिप्लेस कर रहा है, अगर हम रिएक्टेंट साइड पे देख लें, अभी A है सिंपल, साथ में उसके B और C है। अब अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट देखी जाए तो किसने की है, B ने की है। B पहले किसके साथ था, C के साथ था, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड पे आया तो ये किसके साथ मिल गया, A के साथ मिल गया। दैट मीन यहाँ पे सिर्फ B ने अपनी जगह चेंज की, C भी अपनी जगह पे है, A भी अपनी जगह पे है। यहाँ पे कौन है, B ने अपनी जगह चेंज की है। अब आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। यहाँ पे कॉपर था हमारे पास, कॉपर ने क्या किया, हमारे पास कॉपर है प्लस में AgNO3, ये क्या है, कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कॉपर सिल्वर को अपने साथ जोड़ रहा है
और बाकी चीज़ों को तोड़ रहा है। अब ये NO है हमारे पास, जब भी हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर के साथ कौन जुड़ गया, इसके साथ जो NO था, नाइट्रेट जो है वो आके कॉपर के साथ जुड़ गया, और जो Ag है, सिल्वर है, उसको इसने क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया। तो ऐसे रिएक्शन को हमने क्या कहा, सिंगल रिप्लेसमेंट। दोबारा समझ लेते हैं, ये कॉपर था, साथ में इसके AgNO3 था, यानी सिल्वर नाइट्रेट। Ag सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है, NO नाइट्रेट को। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि कॉपर पहले अकेला था, लेकिन अब कॉपर के साथ किसने जगह बना ली है, नाइट्रेट ने, और सिल्वर को क्या कर दिया, इसने अकेला छोड़ दिया है। नेक्स्ट डबल रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट क्या करेंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है, अ रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव आइंस बिटवीन टू कंपाउंड। अब यहाँ पे आइंस की बात हो रही है, अगर हम सिंपल बात करें, आइन हो या कोई भी एलिमेंट हो, वो आपस में क्या करेंगे, दो लोग अपनी जगह चेंज करेंगे। वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी गैस और वाटर। लेकिन अब इस लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो जगह तो चेंज करें, लेकिन उनमें से जो एक प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ है कि A और B था, अब दोनों ही अपनी जगह चेंज करें। B क्या हो रहा है, जाके C के साथ जा रहा है, और D क्या हो रहा है, A के साथ आ रहा है। दोनों ने अपनी जगह बदली, लेकिन A, D और C भी बने हैं ना, ये हमारे पास क्या साइड है, प्रोडक्ट साइड। इन दोनों में से कोई एक चीज़, A, D या C, B, दोनों में से कोई एक हमेशा क्या होगा, या तो वो गैस होगा, या वो वाटर होगा, या वो प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी हम चीनी को मिक्स करना शुरू होते हैं पानी के अंदर, तो एक टाइम आता है कि वो मिक्स होना छोड़ देती है, और वो क्या करती है, नीचे बैठना स्टार्ट कर देती है, जो ग्लास की सरफेस होती है उसके ऊपर जाकर वो जमा होने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो शुगर के प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। दैट मीन अब फर्दर शुगर इसके अंदर क्या हो रही है, डिज़ोल्व नहीं हो रही। ये चीज़ें मस्ट होंगी। अब एक और MCQ पॉइंट आ जाता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन होगा जिसके अंदर एक प्रोडक्ट हमेशा गैस, वाटर या फिर प्रेसिपिटेट बनेगा, तो कौन सा होगा, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास है क्या। अब यहाँ पे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक टाइप है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ये दो चीज़ें हैं। AgNO3 एक्वस है यानी पानी की सूरत में है, और सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों ने ही अपनी जगह चेंज करनी है। क्लोराइड किसके साथ आगे जुड़ गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड बन गया, किसकी सूरत में, सॉलिड की सूरत में, और सोडियम नाइट्रेट बन गया किसकी सूरत में, एक्वा यानी वाटर। हमने क्या पढ़ा था पीछे, या तो गैस होगा या वाटर या प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या बनी है प्रोडक्ट, एक तो सॉलिड बनी, लेकिन उसके साथ एक मस्ट एलिमेंट कौन सा था, वो बन गया है हमारे पास वाटर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो जब आग लगेगी तभी वो रिएक्शन होगा। अब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ, यूजुअली विद द फास्ट रिलीज ऑफ हीट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेम। जब भी वो रिएक्ट करेगा, कंबशन रिएक्शन जब भी होगा ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। और इस रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, एक तो हीट प्रोड्यूस होगी, दूसरा फ्लेम यानी आग भी मौजूद होगी। अब यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली बर्न इन द ऑक्सीजन इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इफ़ द कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर प्रोडक्ट विल बी वाटर। अब हमारे पास क्या है, सिंपल हमारे पास अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास जो गैस आती है घर के अंदर, चूल्हे के अंदर जो गैस आ रही होती है, हम जब स्टोव ऑन करते हैं तो गैस जो रिलीज़ होती है खाना पकाने के लिए यूज़ की जाती है, वो सिंपली हमारे पास होती है CH4, जिसको हम मीथेन भी कह रहे होते हैं। अब ये गैस कब होगी, अगर हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल नहीं मौजूद तो ये कभी भी, वो जो चूल्हा है वो हमारा कभी नहीं जलेगा। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मौजूद है, तो जैसे ही हम जो मैच स्टिक होती है उसको हम बर्न करते हैं तो फ़ौरन आग जो है वो जल जाती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बर्न होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, हमेशा वो प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और प्रोडक्ट उसके साथ अटैच होगा तो वो वाटर भी रिलीज़ करेंगे।
यहाँ पे लिखा है ब्यूटीन बर्न्स इन एयर। ब्यूटीन क्या कह रहे हैं कि एयर की मौजूदगी में बर्न होता है और उसका प्रोडक्ट भी बनता है। क्या प्रोडक्ट बनता है? ब्यूटीन को जब भी हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो उसका मेन प्रोडक्ट सबसे पहले क्या निकलता है? हमारे पास मेन प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, प्लस में वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर का पूरा दरिया नहीं बह जाएगा वहाँ पर, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि पानी बॉईल हो रहा होता है तो अगर हम थोड़ी देर तक थोड़ा सा ऊपर करके, पूरी उस पतीली के ऊपर नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस पर अगर हम हाथ कुछ सेकंड के लिए रखते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर वाटर के वेपर्स मौजूद हो रहे होते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज़ बॉईल होती है या आग भी आप लोग जलाएंगे तो हमें फील क्या होगा? वाटर, हमारे हाथ पर थोड़ी थोड़ी नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या होता है? वो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। अब प्रोडक्ट कंबशन का, जब भी हम कंबशन की बात करेंगे तो हमेशा एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब भी कंबशन रिएक्शन, अभी एक और MCQ पॉइंट आ गया कि कंबशन रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या प्रोडक्ट मिलेगी? कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी हमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो मेन प्रोडक्ट होती हैं। उसके बाद कंबशन इज़ यूज टू हीट होम्स। कंबशन क्या करती है? हम लोग क्या यूज़ करते हैं? घरों में हीट प्रोड्यूस करने के लिए कंबशन को यूज़ करते हैं। खाना पकाने के लिए हम कंबशन रिएक्शंस करवाते हैं। और जो ऑटोमोबाइल्स है, जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर जो ऑयल डलता है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब भी क्या होते हैं? इनके बीच में भी केमिकल रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। गाड़ी सुना है ना, गर्म हो जाती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है लगातार। जब भी हम डीजल डालते हैं, गैसोलीन डालते हैं, ऑक्टेन, सिंगल ऑक्टेन, ऑक्टेन भी क्या होता है? हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन है क्या? हमने ये तो पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट साइड होती है, रिएक्टेंट साइड होती है। अब केमिकल रिएक्शन है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्टर फॉर्म बाय विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बहुत डेफिनेशन झाड़ ली, बहुत इंग्लिश झाड़ ली। अब इसमें क्या होता है? सिंपल एक केमिकल इक्वेशन क्या बताती है कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर क्या चीज़ कितनी मौजूद होती है, एक सिंपल फॉर्म में। बड़े बड़े नाम नहीं लिखे जाते उसके अंदर, सिर्फ उनके सिंबल्स को शो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो क्या है? देखते ही हमें पता चल रहा है कि मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा हमने पढ़ा था कि दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है रिएक्टेंट, दूसरी साइड क्या होती है? प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमेशा जो लेफ़्ट साइड पे वर्ड लिखे होंगे वो उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट साइड, यानी ये चीज़ें हमने ली हैं। और जो राइट साइड पे चीज़ बनेगी एरो के, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट साइड। हमेशा जब भी एक इक्वेशन लिखी जाएगी तो सबसे पहले उसकी लेफ़्ट हैंड साइड होगी, उसके बाद एक एरो होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि रिएक्शन हो रहा है, और उसकी एक राइट साइड होगी। अब लेफ़्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट मौजूद होंगे और राइट साइड पे हमेशा प्रोडक्ट यूज़ होगी। जहाँ भी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होंगी वो इसी तरीके से लिखी जाती हैं। अब केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक, जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये किस तरीके की है, ये कैसी है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? हम उसके कैरेक्टर्स चेक कर रहे होते हैं। अब केमिकल जो इक्वेशन है इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है, जाहिर सी बात है। अब इक्वेशन क्या कह रही है हमेशा कि इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फार्मूला। जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसके अंदर करेक्ट फार्मूला होना चाहिए। किस चीज़ का? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। ये ना हो रिएक्शन हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करवा रहे हैं लेकिन हम इक्वेशन में क्या कर रहे हैं? उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड को डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एनर्जी, मतलब दोनों तरफ मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये हम लोग कन्वर्जेशन ऑफ मास पढ़ के आ चुके हैं। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट होती है लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब हमने पढ़ा था कि पीछे हमने पढ़ा था कि
कि जब भी हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लेंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे कि दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट साइड पे कोई चीज़ है उतनी ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, अगर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कोई चीज़ मौजूद है तो उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है यहाँ पे कि दोनों तरफ जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। अब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दोनों तरफ इक्वल हो मास, उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि दोनों चीज़ें बैलेंस हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ है क्या। फॉर सपोज़ यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के साथ 2 लगा है, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट है। अब 2 1 जा 2, यहाँ पे मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे 2, और ऑक्सीजन के एलिमेंट देखें तो ये भी हमारे पास 2 हैं, यानी टोटल नेट अमाउंट कितना निकला 4। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कितनी चीज़ें मौजूद है, 4 एटम मौजूद हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि जो प्रोडक्ट साइड बनी है उसके अंदर भी कितने ही होने चाहिए, 4। अगर तो 4 हैं तो ठीक है, यानी केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। अगर नहीं है तो हमें उसको बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे एक एरो आएगा। अब एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन हो गया। अब प्रोडक्ट साइड बन गई है, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट होते हैं और लेफ़्ट और राइट साइड पे क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट होता है। अब जो प्रोडक्ट बना है वो कितना है, मैग्नीशियम हमारे पास 2 ही हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 2 1 जा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के साथ तो कितने मॉलिक्यूल हुए, 2। ये प्लस की साइन आ गई तो क्या हुआ 2। कितने हो गए हमारे पास, नेट हमारे पास कितना मिला 4, यानी ये इक्वेशन बैलेंस है। दोनों तरफ कितने मौजूद है एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट मौजूद हैं, यानी ये वाली इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। अब हम बैलेंस और अनबैलेंस का ये कुछ चार्ट है जो बता रहा है कुछ एलिमेंट बैलेंस है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 2 चीज़ों को स्पेशली रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 RE रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास रिडक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिडक्शन को। और OX जो होता है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को मिलाकर एक नाम बनता है जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स। 2 लोग हैं, दोनों लोगों की शॉर्ट फॉर्म को आपस में मिलाई है, मिलाकर हमने एक नाम बनाया। अब ये है क्या, जब भी कोई एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा। O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीडाइज, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। हमेशा याद रखिएगा O फॉर ऑक्सीजन और O फॉर ऑक्सीडाइज। अगर वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन, गेन मतलब ले रहा है, तो वो क्या कहेंगे हम कि वो हो गया है ऑक्सीडाइज। वहीं पर अगर वो एलिमेंट ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, यानी उसके पास थी, उसके पास से चली गई किसी और के पास, तो क्या कहेंगे हम कि वो एलिमेंट क्या हुआ है, रिड्यूस। अब रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच टाइप ऑफ चेंज अकर इज नॉन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ये चेंज आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे होते हैं। अब कैसे एग्जांपल है, हमारे पास कॉपर थी, इसके पास क्या था, ऑक्सीजन था, मौजूद था, यानी इसने गेन किया हुआ है, तो हम यह क्या कहेंगे, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है कॉपर की, यानी इसने क्या लिया हुआ है, ऑक्सीजन लिया हुआ है। लेकिन हम क्या कहेंगे अब और हाइड्रोजन क्या है, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास कॉपर अकेला नज़र आ रहा है, यानी किसी ने इससे ऑक्सीजन छीन लिया है, दैट मीन इसने लॉस कर दिया है। लॉस किया है तो ये क्या बन गया, आप रिड्यूस हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन था उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है, दैट मीन हाइड्रोजन अब क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, मतलब उसने ऑक्सीजन अपने साथ ले लिया है। जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है समझो वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और जिसके साथ नहीं है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। ये सिंपल हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। जो गेन करेगा ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज होगा, जो लूज़ करेगा वो रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन सेम टाइम पर हो रहा होता है। 2 एलिमेंट है तो एक एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा, तो दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, लॉस करेगा। साइमल्टेनियसली रिएक्शन होता है, एक साथ साथ। जैसे ही कहते हैं जगह खाली होती है ना, तो उस जगह के अंदर कोई ना कोई आकर भरने की कोशिश करता है। या अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है ना तो अगले को बर्दाश्त नहीं होती, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो चीज़ आपसे छीन ले।
यही बात ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंसान हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सांस नहीं आएगी, ब्रीदिंग इशू हो जाएगा। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है। तो क्या होगा, इसी तरह एलिमेंट्स के अंदर भी लगा लें कि ऑक्सीजन क्या है, उनके लिए मेन एलिमेंट है। ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडाइज होंगे, नहीं होगा तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कमियाँ आ जाएंगी उनकी ज़िंदगी के अंदर। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है। हमने पढ़ा कि रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल आपस में जुड़ रहे हैं। अब जुड़ भी रहे हैं तो किस तरीके से जुड़ रहे हैं? कभी दिमाग में ये सवाल आया, जब हम घर बनाते हैं, ईंटों से मिलकर घर बनता है। अब वो जो ईंट है एक, उसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सीमेंट। उन दोनों के दरमियान हम सीमेंट लगाते हैं, एक ईंट, फिर उसके ऊपर सीमेंट, फिर दूसरी ईंट। तो इससे क्या होता है, वो बॉन्ड बनता है, वो आपस में जुड़ती हैं। इसी तरह जब डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच में भी कोई सीमेंटिंग का काम कर रहा होता है, यानी उनको जोड़ के रखने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा होता है। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड डिपेंड करता है, जैसे कि सीमेंट कंपनीज है ना, सीमेंट्स की, जितनी अच्छी कंपनी का सीमेंट लाएंगे उतना अच्छा बॉन्ड होगा, उतना अच्छा जोड़ आएगा। इसी तरह क्या है यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड द मॉलिक्यूल और एटम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमें बॉन्ड देखना है ना किस नौइयत का है, तो हम उस मॉलिक्यूल को देखेंगे जो बॉन्ड बना रहा है। आगे चलते हैं, हम बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास बॉन्ड 4 टाइप्स के हैं मेन: आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और मेटेलिक बॉन्ड। इनको फर्दर डिटेल से आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड हमेशा होता है चार्जेस के दरमियान। किसके दरमियान? ये बात एक याद रखिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, यानी चार्जेस आ जाएंगे किसी भी एलिमेंट के ऊपर, उनके दरमियान जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो आयोनिक बॉन्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो उस एलिमेंट के ऊपर एक चार्ज दे दी जाती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव की, और जो लेता है उसके ऊपर चार्ज आ जाती है नेगेटिव की। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेने वाला हमेशा बुरा बन जाता है और देने वाला हमेशा अच्छा बना रहता है। यही रिवाज है हमारी दुनिया का। यहाँ पे फॉर सपोज ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, अगर ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को देता है अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो नहीं देता, उल्टा कर दिया, हाइड्रोजन ही हमेशा दे रहा होता है बेचारा। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ये बन गया अच्छा, पॉजिटिव हो गया, ये बहुत अच्छा है, इसने अपने आप के अंदर कमी ले आया लेकिन अगले की ज़रूरत पूरी कर दी। ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज। लेने वाला जो भी होगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगी। अब इन दोनों के ऊपर क्या आ गई, चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर आ गई पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ गई नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन क्या होगा, वन एटम आर एक्सोथर्मिकली इंटर टू ऑर्बिट ऑफ द अदर्स। अब एक्सोथर्मिकली कैसे होगा, इसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी। एंडोथर्मिक मतलब हम एनर्जी खुद दे रहे, आग जला रहे हैं, उसको एनर्जी मिल रही है, फिर वो जाकर ऑक्सीडाइज या रिड्यूज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी एलिमेंट टूटेगा और उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी और क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ये किसके दरमियान होता है, 2 अपोजिट चार्ज आयन के दरमियान होता है, अट्रैक्शन। अब आयोनिक बॉन्ड हमारे पास कब बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब ये भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आयोनिक बॉन्ड किन के दरमियान बनता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स या मेटलॉइड, नॉन मेटल या मेटलॉइड, नॉन मेटल, बस खाली। इसी तरह बहुत सारे ऑप्शंस इसके बन सकते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा आयोनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है, ये आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। सोडियम और क्लोराइड है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। लेने वाले के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कहता है न तुम कुछ दो न मैं कुछ लेता हूँ। हम क्या करते हैं, आधा आधा करके उसको यूज़ करते हैं, यानी जब तुम्हें ज़रूरत है तो तुम रख लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं रख लूँगा। इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है एटम्स की, उसको हम क्या कहते हैं,
कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड भी डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, सिंगल होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो दोनों एलिमेंट क्या करते हैं, एक को आधा आधा करके यूज़ करते हैं, यानी अगर उसी ज़रूरत है तो उस टाइम वो ले रहा है, अगर उसी ज़रूरत है तो उसके बाद। डबल में 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, ट्रिपल में 3। इस तरह ये हमारे पास हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो 1 बॉन्ड बनेगा, 2 हो रहे हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 3 हो रहे हैं तो 3 बॉन्ड बनेंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम की है। अब कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के अंदर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं और H2 बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन हमारे पास पता है हाइड्रोजन के एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन अटैच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, जो शेयर पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का उसको अपनी तरफ खींचने में मदद करती है। मतलब जो ज़्यादा ताकतवर होता है, सब लोग किसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, वो खींच कर अपनी तरफ सबको ले आता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कुछ इस तरह से है, बहुत ताकतवर होती है, जो बेचारे कमज़ोर एलिमेंट्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींच कर लाती है कि आ जाओ हमारे साथ अटैच हो जाओ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटम ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। नेगेटिव कौन सी, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है उनके ऊपर, पार्शियली मतलब सिर्फ थोड़ी सी। ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की एक एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि कोवलेंटली हाइड्रोजन के जो एलिमेंट आपस में क्या है, कोवलेंटली बॉन्ड है। ऑक्सीजन व शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने क्या किया है, ये जो चार्ज आ रही है ना, ये जो शो कर रहा है जी कुछ लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, ये शो कर रहा है पार्शियली चार्ज को। क्या मतलब, ऑक्सीजन बहुत ताकतवर है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया। ये जो बॉन्ड बना है ये वाला, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। हाइड्रोजन क्या था, बेचारा कमज़ोर था, इसके ऊपर पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड हमें नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी मेटल्स होंगे उनके दरमियान कौन सा होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटेलिक बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फाउंड इन द मेटेलिक एलिमेंट। दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज आयन एंड डीलोकलाइज आउटर इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर अगर चार्ज है पॉजिटिवली और उनके इर्द गिर्द ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नेगेटिवली, जिनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, या डीलोकलाइज एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो घूम रहा होता है, कहीं भी किधर भी जगह मिल जाए तो मैं फिट हो जाऊं, ये उनके दरमियान होती है। मेटेलिक बॉन्ड क्या बताती है, रेफ़र करती है इंटरेक्शन बिटवीन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल न्यूक्लियाई। ये हमारे पास है कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिलाकर वो बना रहे हैं बॉन्ड। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एज द मेटल कैटाइंस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिटली चार्ज दे विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। कैटाइंस कहते हैं पॉजिटिव को, एनाइन कहते हैं नेगेटिव चार्ज को। जिस भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी उसको हम कैटाइंस कहेंगे, जिसके ऊपर भी नेगेटिवली चार्ज आएगी उसको हम एनाइंस कहेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेटल क्या है, एक कैटाइन है और इलेक्ट्रॉन अपोजिटली चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन एनाइन है हमारे पास एक तरह से। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, हमें पता है ना कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना देंगे जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। हमने पीछे रिडॉक्स रिएक्शन का एक ओवरव्यू देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। यहाँ पे अब हम डिटेल पढ़ लेंगे इसकी कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। रिडक्शन रिएक्शन इंक्लूड ऑल केमिकल रिएक्शंस, ये वही पीछे वाली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वही है। हमेशा जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, वो क्या हो रहा था, हम कह रहे थे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो उसको लॉस कर रहा था वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमेशा एक साथ एक ही जगह पे एक ही टाइम पे परफॉर्म हो रहे होते हैं।
इसीलिए इन दोनों को हमने नाम मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेस हम लोगों ने हमेशा बहुत जगह पे सुना है, बहुत डेली लाइफ में भी हम लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। अब एसिड हमारे पास क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो हमेशा H+ आयन रिलीज़ करे एक्वस सोल्यूशन के अंदर। एक्वा सोल्यूशन कहते हैं पानी वाला सोल्यूशन। जब भी हम किसी एसिड को या किसी भी एलिमेंट को, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है, हमने कोई एलिमेंट डाला पानी के अंदर और उसने क्या किया, H+ रिलीज़ कर दिया, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एसिड है जो H+ रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl को जब भी हम वाटर के अंदर डालेंगे तो हमेशा क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव है वो निकल जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना आयन छोड़ देगा। उसके बाद बेस और फिर एसिड्स की भी कैटेगरीज आती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं। हम लोग अपने घरों में भी बहुत सारे एसिड यूज़ कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और H+ आयन दे देता है हमें वाटर के अंदर। उसके बाद वीक एसिड क्या करता है, वीक एसिड ब्रेक तो होता है लेकिन वो पार्शियली ब्रेक होता है, पूरी तरह टूटता नहीं है। और वो क्या करता है, H+ आयन देता है लेकिन वो कम देता है। जैसे कि एक तरफ हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, एक तरफ हमने वीक एसिड डाला। स्ट्रॉन्ग एसिड ने क्या किया, 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दे दिए, पूरा टूट गया वो। लेकिन उसके मुनासबत में वीक एसिड ने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं क्यों पूरा टूटूँ। उसने क्या किया, आधा एलिमेंट टूटा और उसने क्या किया, 50 H+ आयंस दिए हमें, जबकि मिक्स दोनों वाटर के अंदर ही हुए हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं कि एसिड अगर है तो क्या क्या उसकी खसूसियात होंगी। एसिड हमेशा क्या है, सॉर टेस्ट होगा उसका, हमेशा खट्टा टेस्ट होगा। और जब भी रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो वो क्या करेगा, कार्बोनेट देगा और गैस प्रोड्यूस करेगा। और एसिड हमेशा क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोजन। एसिड के अंदर हमेशा हाइड्रोजन मौजूद होगा। क्यों, H+ आयन दे रहा है, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन होगा तो H+ आयन देगा। उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट, सॉर है। एसिड इन फूड टेस्ट सॉर एंड प्रोड्यूस बर्निंग एंड पिकलिंग फीलिंग टू द स्किन। हम लोग जब भी देखेंगे एसिड को, जब हम चखेंगे तो उसका स्वाद सॉर होगा। और जब भी हमारी स्किन के साथ अटैच होगा एसिड तो हमें बहुत बर्निंग फील होगी। पिकलिंग मतलब झुंझुनाहट सी, और बर्निंग मतलब जैसे कि जला दिया है किसी चीज़ ने। उसके बाद एसिड क्या है, सिंस टेस्टिंग और टचिंग अननोन केमिकल इज एक्सट्रीमली डेंजरस, अदर मैटर्स आर नीडेड टू टेल वेदर अ सोल्यूशन इन एसिड। अब अगर हमने पढ़ा कि एसिड के अंदर हम उंगली डालेंगे तो क्या फील होगा, बर्निंग फील होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको टेस्ट करें या कुछ और, हमारे पास कुछ मेथड्स बनाएंगे जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं। अब एसिड हमेशा क्या है, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, हमें पता है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे लिखा है कि सेफ़ वे टू टेस्ट सी इफ़ सोल्यूशन इज़ एसिडिक। अगर हमें चेक करना है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स लेंगे, ड्रॉप्स लेकर क्या करेंगे, उस कंपाउंड दैट कंटेन अ कार्बोनेट CO3। एग्जाम्पल लाइमस्टोन, एक रॉक है यानी पत्थर है जिसके अंदर क्या मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी हम कोई एसिड इसके साथ टच करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और हमें पता चल जाएगा ये क्या है, ये हमारे पास एसिड है। उसके बाद क्या करेंगे, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, हमने पीछे पढ़ा। एसिड जब भी रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद मोस्ट मेटल्स, और जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और पानी के अंदर हमें बबल्स नज़र आएंगे। ये हमारे पास कुछ एसिड हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कुछ हमारे पास वीक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। इन एसिड्स के ना अलग प्रॉपर नेम भी हैं, तो आप लोग वो सर्च कीजिएगा। सिट्रिक एसिड फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रेट, लेमन, जितने भी खट्टे हम लोगों ने फ्रूट्स खाए हैं ना, जैसे कि लेमन, उसके अंदर सिट्रेट होता है यानी सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। एसिडिक एसिड, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं। आपको पता है जो एसिड है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 2 को। केमिस्ट्री में जब भी हमने 2 लिखना होता है तो हम एसिड लिखते हैं।
फास्फोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये वाले जो एसिड्स हैं ना, ये फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये वाले हम लोग केमिकली प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से मोस्टली पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक एसिड। MCQs के अंदर ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बेस आ जाता है। अब जैसे हमने पढ़ा कि हम लोग क्या करेंगे, एसिड हमें H+ आयन दे रहा है, उसी तरह जब भी हम बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें OH आयन देगा, OH आयन देगा। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब हम इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और OH के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। जिस तरह हमने एसिड की कैरेक्टर पढ़े थे, इसी तरह बेस के भी। जब भी हम बेस को टेस्ट करेंगे तो बीटर सा स्वाद आएगा उसका और वो स्लिपरी सा फील होगा। उसके बाद क्या है, जब भी हम इसको डिज़ोल्व करवाएंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, OH आयन प्रोड्यूस करेगा ये। उसके बाद करेक्टर है वैसे ही, फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, पकौड़े जिससे बनते हैं स्पेशली, ये सोडा भी क्या है हमारे पास, स्पेशली बेस है जिसको हम खाने के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम बेकिंग सोडा को टच करेंगे ना तो थोड़ी स्लिपरी सी उसकी फील आएगी हमें, जैसे स्लिप हो रहा होता है। अब हमें पता है टेस्ट इसका बिटर है, तो क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड टचिंग आर नॉट सेफ जैसे एसिड को, इसीलिए हमने इसके लिए भी क्या है मेथड रखें ताकि हम इसको कर सकें। अगर हम इसको स्किन के साथ लेकर जाएंगे तो हमें क्या होगा, ये फील होगा, स्लिपरी सा फील होगा, सोपी सा, स्लिपरी सा। और जो हमारे पास क्या होता है, इनफैक्ट दिस एग्जैक्टली हाउ सोप इज़ मेड। स्लिपरी सा और सोपी सा क्यों हमें फील हो रहा है, जो हमारे पास सोप्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, बेस से मिलकर बने हुए होते हैं। जो बेस होती है उसको हम मिक्स करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पास फैटी एसिड, और हम लोग बेसिस को मिक्स करके सोप की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे बेसिस है जिसके अंदर OH मौजूद है। हमें पता है जब भी हम इनको वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे तो इनके अंदर OH निकल आएगा, साथ में नेगेटिव चार्ज आएगी उसके ऊपर। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बैरियम, कैल्शियम, स्टोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ सब बेसिस है। बेस भी हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ वीक होती है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेसिस की। ये डिफरेंस बिटवीन हमेशा 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 लाजमी पेपर्स के अंदर आता है। 90% केसेस के अंदर आपको दिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एसिड और बेस। 5 नंबर का सवाल आपके पास आता है, अगर आप इसमें से 7 पॉइंट्स भी लिख देते हैं या 5 पॉइंट भी याद कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये हमारा पेपर सॉल्व हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पास निकल जाता है। नंबर 1 तो हमने पढ़ा था, इसका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। और बिटर का टेस्ट क्या, बेस का टेस्ट, बी फॉर बिटर और बी फॉर बेस, इनका टेस्ट क्या होता है, हमारे पास बिटर होता है। एसिड क्या होता है, स्लिपरी सा फील नहीं करवाता, लेकिन जब भी हम बेस को फील करेंगे तो स्लिपरी फील होगा। एसिड की pH 7 से नीचे होगी और बेस क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। एसिड को जब भी हम वाटर के अंदर डालेंगे तो H+ आयन निकलेगा और बेस को OH आयन रिलीज़ करेगा। कोरोड मेटल्स, कोरोड मेटल्स क्या होता है, एसिड डू नॉट कोरोड मेटल्स, कोरोड मतलब जंग लगवाना। रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस कंपाउंड हाइड्रोजन गैस, जब भी हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और बेस क्या होगा, मेटल्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, जब रिएक्ट ही करेगा तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होगी। जब भी हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, एसिड टर्न हो जाएगा रेड या पिंक में और जो बेस होगा वो टर्न हो जाएगा ब्लू के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एसिड और बेस की एक जैसी खासियत कौन सी है। अगर हम देखें तो दोनों को हम किस में मिक्स करवा रहे हैं, वाटर के अंदर, यानी दोनों की सिमिलर क्वालिटी क्या हो गई, दोनों पानी के अंदर आराम से मिक्स हो सकते हैं और दोनों आयंस रिलीज़ कर रहे हैं, एक H+ एक OH, दोनों आयन हैं तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। यानी जिस भी वाटर के अंदर, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेसिक मौजूद होगा, अगर हम उसके अंदर से बिजली पास करवाएंगे तो आराम से पास हो जाती है। हम लोगों ने अपनी इलेक्ट्रिक बैटरीज देखी, उसके अंदर हम क्या डाल रहे होते हैं, उसके अंदर हम जो वाटर डाल रहे होते हैं, एसिड होता है ना उसके अंदर, तो वो क्या करवाता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में हेल्प करवाता है। और अगर एसिड और बेस दोनों को ही अगर हम स्किन पे टच करेंगे तो हमें बर्निंग फील होगी, ऐसा लगेगा कि हमारी स्किन जल रही है। तो ये क्वालिटीज़ इनकी सेम है। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम एक pH स्केल यूज़ करते हैं जो 1 से लेकर 14 तक होता है, 1 से लेकर 7 और फिर 7 से लेकर 14। 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है जिसमें हम वाटर मौजूद होता है। अब ये हमारे पास pH स्केल है। अब 7 से अगर हम 0 की तरफ जाएं तो हमारे पास एसिड आ जाता है, 7 से 6 5 4 3 2 1 0।
अब यहाँ पर क्या है 6, 5, 4, 3 तक। जैसे जैसे हम 0 तक जाएंगे तो एसिड की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आता जाएगा। और हम जैसे ही आगे जाएंगे तो बेस स्टार्ट हो जाएगा। 7 हमारे पास न्यूट्रल है, जहाँ पर हमें देखें हमारे पास ब्लड आ रहा है, हमारे पास वाटर आ रहा है। ब्लड हमारे पास क्या है 7 और 8 के दरमियान हमारे पास इसकी है, यानी ब्लड हमारे पास थोड़ा सा बेसिक होता है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। मिल्क हमारे पास स्लाइटली 6 में आ रहा है, यानी ये भी बेसिक में आ रहा है। आगे बनाना, एप्पल, लेमन, लेमन हमें बताया था सिट्रिक एसिड, सिट्रेट होता है, तो ये भी क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में आ रहा है। 7 से नीचे जाएंगे तो हमारे पास एसिड आएगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास बेस की क्वांटिटी नज़र आएगी। अब देखिए हम लोग इनके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक का अगर हमें अंदाज़ा लगाना है ना, तो अगर हम 7 से आगे जाते जाएंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग बेस आता जाएगा, और अगर हम 7 से इधर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। अगर हम 1 पे देखें किसी एसिड को और 6 पे देखें किसी एसिड को, तो ये 1 वाला बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कंपेरिजन टू द 6। क्यों, 7 क्या है हमारे पास न्यूट्रल है ना, तो 7 के करीब है 6, तो क्या होगा, कम एसिडिक होगा। 5 वाला उससे ज़्यादा, 4 वाला उससे ज़्यादा, 3 वाला उससे ज़्यादा। तो मतलब 7 से जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएँ, आगे जाएं, तो उतनी ज़्यादा बेसिक क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी, इन्हेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यही वो चीज़ है कि पीएच स्केल के अंदर 0 से 14 तक नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर्स 0 से 14 तक। ये 14 है, ये 0 है। अब जो 7 है वो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, 7 के अंदर जो भी होता है वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेस होते हैं। प्योर वाटर हमारे पास 7 होता है, जो हम पानी घरों में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, एसिडिक क्या होता है, हमेशा उसकी जो पीएच होती है वो 7 से नीचे होती है, यानी लेस देन 7। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और ग्रेटर देन 7 बताता है कि बेसिक सोल्यूशन। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एसिड बेस स्ट्रेंथ में जो पीएच जिसकी 7 से कम होगी तो वो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक होगा, और जो 7 पे होगा वो न्यूट्रल होगा। उसके बाद एसिड बेस स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ लो पीएच। जितनी कम पीएच होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, हम लोगों ने किया था कि ये 7 था, 7 से इस तरफ क्या है हमारे पास आएंगे तो 0 है, इस तरफ जाएंगे तो 14 होगा। जितना कम नंबर होगा 7 से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और जितना ज़्यादा नंबर होगा 14 के करीब उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारे पास बेस की क्वांटिटी होगी। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स, एसिड और बेस इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज करके बता देते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या हम यूज़ कर रहे हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, इज़ अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, एक प्लांट से लिया जाता है जिसकी हेल्प से हम पेपर बनाते हैं। और ये क्या बताता है, किसी भी सोल्यूशन में डालेंगे तो बताएगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर हमेशा अपना कलर रेड के अंदर चेंज कर देगा। यहाँ पे देखिए एक निमोनिक्स भी बनाया गया है, यानी एक रिजेंबलेंस के लिए बताया गया है कि एसिड के लास्ट में डी आता है और रेड के लास्ट में भी क्या आ रहा है, डी, यानी लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड में चेंज कर देगा। बेसिक में बी आ रहा है और बी फॉर ब्लू, यानी बेस के अंदर लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा। इससे आसान तरीका याद रखने का आई डोंट थिंक सो कि कुछ और हो सकता है। उसके बाद क्या है, द कलर ऑफ हाइड्रोजनेस फ्लावर इज़ डिपेंडेंट अपॉन द पीएच ऑफ द सॉइल। अब ये जो फ्लावर है ना, इसकी जो कलर है वो बता रहा होगा कि उस सॉइल की पीएच क्या है। अब हमें पता था अगर एसिडिक होगा तो रेड में चेंज हो जाएगा, तो ये फ्लावर क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, थोड़ी सी एसिडिक है, और ब्लू यानी बेस, यहाँ की सॉइल क्या हो रही है, बेसिक हो रही है। उसके बाद एसिड बेस इंडिकेटर्स में हमारे पास और क्या चीज़ है, अगर इम्पॉसिबल है कि हम लोग पीएच किसी भी चीज़ की चेक करें तो सेवरल एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट प्रोड्यूसिंग कलर चेंज एट द स्पेसिफिक पीएच। जो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर और उनका कलर चेंज हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लिटमस पेपर ही यूज़ करे, बहुत सारी लैब्स के अंदर हमारे पास केमिकल मौजूद होते हैं और हम उन केमिकल्स की मदद से एसिड और बेस को चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ केमिकल दैट चेंज द कलर थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। उसके बाद एसिड बेस न्यूट्रलाइज,
न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसके एंड में हमें एक रिज़ल्ट मिलता है। क्या रिज़ल्ट मिलता है? सोडियम क्लोराइड और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है। हमेशा जब भी हम एसिड या बेस जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमेशा दो चीज़ें मिलेंगी, एक होता है सॉल्ट, एक होता है वाटर। अब यहाँ पे देख लें कि हम लोगों ने क्या किया है, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करवाने की कोशिश की, यानी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया। एसिड और बेस रिएक्ट हुए, लास्ट प्रोडक्ट हमें वाटर और सॉल्ट मिला। तो ये क्या हुआ, जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे तो इसके रिएक्शन में जस्ट हमेशा सोडियम और सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सॉल्ट ज़रूरी नहीं है सोडियम और क्लोराइड ही मिले, हमें बहुत तरह के सॉल्ट मिल सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर व्हेन यू स्वेलो एन एंटासिड टैबलेट टू रिलीव एन अपसेट स्टमक। एंटासिड ऐसी टैबलेट होती है जो एसिडिटी को कम करवा रही होती है। एसिडिटी को कम कैसे करवा रही होती है? हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर हमें पता है हाइड्रिक क्लोराइक एसिड होता है, HCl होता है ना। तो अब क्या करते हैं, जब भी हमें ज़्यादा एसिडिटी फील होती है तो हम क्या करते हैं, राइजिक का साशा सब लोगों ने सुना होगा, वो हम ले रहे होते हैं एसिडिटी के लिए। तो क्या करता है वो एक बेसिक होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, स्टमक की pH सही हो जाएगी। उसके बाद है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये वही है कि जब हमने एंटासिड लिया था, जो हमने खाया था, टैबलेट हो गई, साशा हो गया, शीट हो गई, कुछ भी है, वो हमारी अंदर जाकर क्या करेगा, हमारे जो HCl की प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करवा देगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा और हमारी एसिडिटी नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद ये रेफरेंस है, दैट्स एंड ऑफ द स्लाइड। यहाँ पर हमारा यूनिट एंड हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करें एक स्लाइड में या एक पेज में। कोई 10 मिनट की वीडियो हम कोशिश करेंगे बनाएं और उसके अंदर इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है उसको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।